जी, आदरणीय भगवान दास भैया जी, आपका स्वागत है आज जी की जी प्रतिथि। जी जी। आ गए आज। आज योगाचार बहन जी ने बहुत अच्छा योग कराया हम लोगों को, और इसके साथ में थोड़ा इंटीग्रेटेड और जुड़ जाए तो फिर पूरा योग जैसा स्वामी जी करा रहे वर्तमान में ऐसा होने लगे। तो ऐसी मेरी गुजारिश थी कि आप करके दिखा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय, आज आप स्वतंत्र हैं। आप जो जिस विषय पे भी आप हम सबको मार्गदर्शन देना चाहते हैं, आप करके इंटीग्रेटेड योगा करके भी बता सकते हैं। वो भी एक विषय है, क्योंकि हम सबका मार्गदर्शन है। तो आप बता दीजिए जो भी बताना है। जी, तो आज सर्वप्रथम तो पूरे सदन को मेरा ओम वंदन अभिनंदन और प्रणाम, जो सब लोग इतना पुरुषार्थ करके हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे कर्जदार किसान भाइयों को भी नमन। सारे किसान कर्जदार हैं और अन्नदाता की जगह कर्ज लाता किसान। आज की जो मानचित्र है हमारा, वो कर्ज लाता किसान, अन्नदाता नहीं, कर्ज लाता, और सबका पेट भरता है। तो ऐसी हमारी बड़ी स्थिति खराब है। और जो कुछ पैदा करता है किसान, 80% उसका खर्च लेबर और दवाई खाद में चला जाता है। उसको सिर्फ अपने निर्वाहन के लिए ही बचता है, और जो कम पड़ता है तो वो फिर कर्ज ले लेता है। पैदा किया और फिर से उसने जमा किया और फिर लिया, बस यही क्रम लगातार चलता रहता है। तो बड़ी विडंबना है। तो जो सरकार हम लोगों को खाद में सब्सिडी दे रही, वो सीधा देना शुरू कर दे तो हम लोग अपना खुद का खाद बनाने लगें, तो ये बहुत अच्छा होगा। और उससे हम लोग शुद्ध आहार, जो हमारा मिशन चल रहा है कि जैविक आहार शुद्ध भोजन हमको लेना है, और उससे हम स्वस्थ रहेंगे। साथ में योग तो करना ही है, और दोनों चीजें मिल जाती हैं, योग और आहार, तो हमारा पूरा जीवन सभी का स्वस्थ रहेगा और अच्छे से चलेगा। और हम लोग जो बीमारियों के कारण आदमी काम नहीं कर पाता, उसी में लगा रहता है, कोई डॉक्टर के दर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई किसी को जोड़ों में दर्द है तो वो दवा नहीं खाता, वो झड़वाने जाता है बाबा जी के इधर। कई ऐसे झाड़ने वाले हैं कि उनके इधर भीड़ लगती है और होता कुछ नहीं, तुरंत उसकी जो मेंटेलिटी है उधर पहुंचता है बड़े उससे, तो तुरंत लगता है कि राहत है, लेकिन फिर 10-20 दिन में फिर ज्यों का त्यों हो जाता है। ये विडंबना है। तो लोग दवा नहीं खाते, झाड़ा फूकी के चक्कर में आज भी लगे हैं। बहुत लोगों को देखा है, इधर से उधर भाग दौड़, और बहुत लोग अपना वो जमाए हुए हैं, क्या बोलते हैं उसको। तो ऐसी बड़ी विडंबना बनी हुई है हम लोगों के बीच में। और अभी हमारा हमारे पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी शहडोल 3 दिन प्रवास था, तो उसमें मैं भी गया था 4-5 लोगों को लेके। तो एक दिन का ही मैं उधर अटेंड कर पाया, 3 दिन तो पूरा नहीं रह पाया, समय का अभाव था। अब वर्तमान में जो खेती बाड़ी का समय 9-13 का दाव चल रहा, 9 दिन अषाढ़ के और 13 दिन कार्तिक के। कहते हैं कि 9-13 का दाव है, तो 9 दिन अषाढ़ में आदमी ने कमर कस ली, 9 दिन में सारा काम कर लिया तो ठीक, न कब बरसात आ जाए, कब, तो फिर हम काम पूरा नहीं कर पाते। तो इसलिए बोलते हैं कि आषाढ़ का चूका किसान और डगार का चूका बंदर। बंदर अगर डगार न पकड़ पाए तो सीधे धड़ाम से नीचे आ जाता है। ऐसा ही किसान का काम है। अगर
आषाढ़ में वो चूक गया काम करने से तो फिर उसका नीचे आना निश्चित है, बंदर जैसे। इसीलिए हम लोग, अब आषाढ़ी का काम है, सावधान रहें किसान लोग और अपनी अपनी तैयारी में लग जाएं। जिसको रोपा डालना है तो रोपा डाले, अच्छी जमीन को जुताई करके पोली बना ले, जिससे रोपा बोने के बाद, रोपा में समस्या क्या होती है, कोई कोई लोग कड़ी जगह में रोपा बो देते हैं, पुलाई नहीं रहती, तो फिर वो उखाड़ने में टूटता है, लेबर ज्यादा लगती है, आधा हाथ में आता, आधा वहीं खेत में टूट जाता है, तो उससे फिर पूर्ति नहीं हो पाती, जड़ भी टूटती है उसकी। तो जमीन को अच्छा 2-3 बार जोत लें, पाटा लगा लें बढ़िया बारीक करके, और फिर बेड बना के रोपा की बोनी करें, और बीज का भी शोधन कर लें। जो इसके पहले हमारे पूर्व, अभी 10-15 दिन पहले से चल रहा था कि धान की तैयारी कैसे करें, बीज का शोधन कैसे करें, बीज उपचार, ये सारी विधियां अगर हम लोग करते हैं तो निश्चित हम लोग अच्छे से फसल ले पाएंगे। और अभी आदरणीय बोल रहे थे कि उसके बारे में बताएंगे हमारे शहडोल में क्या हुआ, तो उधर मुझे भी मौका मिला थोड़ा बोलने का, तो मैंने ज़्यादा तो नहीं समय मिल पाया था और मैं ज़्यादा नहीं बोल पाया था। हमारे पास 2 साथी ऐसे गए थे जिनका हमें उधर परिचय कराना था कि वो हमारा स्वदेशी प्रचार साइकिल से पूरा पतंजलि का उत्पाद गांव गांव ले जाके बेचते हैं। तो मैं उधर वो चूक गया था स्वामी जी के सामने बताने में, और मैंने उधर थोड़ा सोना मोती गेहूं के बारे में जानकारी दी थी, जिसमें फॉलिक एसिड सबसे ज़्यादा होता है और आरबी सेल्स बढ़ाने की क्षमता होती है, तो बढ़ते हैं। जो हीमोग्लोबिन कम होता है उसकी पूर्ति सिर्फ सोना मोती गेहूं खाने से हो जाती है। तो सभी लोग अगले बार अपने अपने खेतों में अपने खाने के लिए कम से कम आधा एकड़ में लगाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और अभी हमारे आदरणीय डॉक्टर दुबे जी का हैंड रेज हो रहा था, कोई अगर बात हो तो बात कर सकते हैं। जी आदरणीय डॉक्टर साहब, ओम। तो लगातार अभी मेहनत की जरूरत है किसानों को, असाल का काम है। तो जो सीधी बोनी करना चाहता है तो बोनी की तैयारी भी पूरी कर ले। और क्योंकि आज 10 जून हो गया, 15 जून को हमारे इधर मानसून आ जाता है, तो खेत तैयार रहेंगे तो हमारी बोनी समय पे होगी, और रोपाई के लिए भी लगभग समय हो गया है। अगर हम 1-2 दिन में रोपा की बोनी करते हैं, नर्सरी डालते हैं, तो वो 20-25 दिन में तैयार हो जाती है, तो जिससे हमारा ट्रांसप्लांट जुलाई में हो जाए। और देसी वैरायटियों में पिछले साल मैंने बनारस से आदरणीय सूर्य प्रकाश रघुवंशी जी से 2 वैरायटी ली थी। एक कम दिन वाली थी दिव्यावन, बारीक धान है, पतली छोटे दाने वाली, तो वो करीब 120 दिन में पक के तैयार हो जाती है। और दूसरी वैरायटी थी खुशबू, कुदरत की खुशबू, तो वो करीब 135 दिन में तैयार होती है, और चावल सुगंधित होता है, उसका पैदावार
लगभग मैंने ऑर्गेनिक में पूरा 100% जैविक 2.5 एकड़ खेती करता हूँ मैं। तो उसमें 2009 से कुछ नहीं डालता, सिर्फ अपना गोबर की खाद, मुर्गी की खाद और अपना प्रोम ये डालता हूँ। तो 15 कुंटल उसकी पैदावार, 16 कुंटल ऐसी हुई। और इसके पहले पिछले 1 साल पहले मैंने हाइब्रिड लगा दी थी, तो 20 कुंटल निकली थी, जिसको हमने सीधा बाजार का इशू न करके सीधा सोसाइटी में दे दिया था। तो हाइब्रिड की पैदावार तो अच्छी होती है, लेकिन उसको बेचने में फिर अपन चावल बनवाने में दिक्कत होती है। इसलिए देसी धान का बीज कुछ हमने बचाया है, 1-2 कुंटल। तो किसी को अगर ज़रूरत हो तो हम उसको दे सकते हैं। खुशबू है जो थोड़ा लेट वैरायटी है, 135-40 दिन की, 35 दिन की है। और दिव्यावन 120 दिन की है। और रोपा लगाते हैं तो 7-8 किलो 1 एकड़ में हो जाता है। और बोनी करते हैं तो 25 से 30 किलो 1 एकड़ में सीधा बोते हैं, तो 30 किलो तक बोना पड़ती है। उसमें कुछ चिड़ियाँ खा जाती हैं, कुछ चूहे खा जाते हैं, इसलिए थोड़ा बीज ज़्यादा डालना पड़ता है। तो ऐसा करके हम उसकी बोनी भी कर सकते हैं। और भी बहुत वैरायटियाँ हैं देसी, उनको भी हम लगाएं। अलग अलग क्षेत्रीय हिसाब से बहुत सी वैरायटियाँ हैं धान की, उनको लगाते हैं तो बढ़िया हम पैदावार ले पाएंगे। और पहले से ही जिनका खाद वगैरह न डला हो तो गोबर का खाद डालते हो, तो पहले डालने, फिर जुताई बखन्नी करके पाटा मार के उसको खेतों का समतलीकरण करके बोनी करें। यही मेरी सबको सलाह थी। और जहाँ तक हम लोग प्राणायाम के लिए जरूर समय निकालें। अगर हम बैठ के नहीं कर पाते, काम है हमारा, तो चलते चलते करें, लेकिन करें, काम करते करते करें। लेकिन अपना जीवन अगर हम योगमय बनाते हैं तो हमारा सारा काम सरल हो जाता है और हम अपने उत्थान की ओर बढ़ते हैं। अगर हम योग नहीं करेंगे तो हमारा पतन ही पतन है। जो कुछ हम कमाएंगे वो सारा डॉक्टर को देना पड़ेगा, निश्चित है। और सब लोग दे रहे हैं, सब लोग परेशान हैं। किसी का कोई कुछ दर्द है, किसी को कोई समस्या है, ऐसा सारे लोग परेशान हैं। तो योग को जरूर प्राथमिकता दें। और समय कम है तो इंटीग्रेटेड योगा, जैसे कपालभाति करते हैं तो उसके साथ हम एक्यूप्रेशर और हर श्वास के साथ ओम ओम का जाप करते हैं, तो उससे हमको अलग से माला लेके और माला जपने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी 5 मिनट में 300 बार कपालभाति होती है, तो 300 बार हमारी तीन तीन मालाएं 5 मिनट में हो जाती हैं। तो कम से कम 15 मिनट स्वस्थ आदमी को योग करना है। तो ओम मानसिक जाप चले, मुंह से नहीं बोलना है, मन में। और एक्यूप्रेशर के साथ जैसे कपालभाति करते हैं तो हमारे सारे पॉइंट हाथ में हैं। इसके पहले भी हमारे बहुत योगाचार्य जी सभी लोगों ने बताया है। और मैं इस बिल्कुल इजी विधि है। कपालभाति के साथ अगर हम एक्यूप्रेशर करते हैं तो ये इधर आंख का पॉइंट है, पहली दूसरी उंगली के बीच में आंख का पॉइंट। तो खाली कपालभाति अकेला नहीं, अगर हम इसके साथ 3 काम, एक्यूप्रेशर और ओम ओम का जाप, ये 3 जरूर होना चाहिए। एक के साथ 3 in 1, खाली कपालभाति अकेला न करें, उसके साथ हम एक्यूप्रेशर और ओम का जाप भी कर लें। तो उससे हमारा शरीर का कल्याण और मन का कल्याण निश्चित है। तो ऐसा मेरा सभी से अनुरोध है कि जब भी हम योग करें तो आसन के साथ भी कपालभाति करें।
और हर श्वास के साथ ओम ओम ओम, बगैर ओम के कुछ नहीं होना। ऐसा लगातार अगर हम करते हैं तो हमारा जो अभी 50% फायदा हो रहा वो 100% होने लगेगा अगर हम इस रास्ते को अपनाते हैं, ओम का जाप करते हैं, साथ में एक्यूप्रेशर करते हैं, तो इसका योग प्राणायाम का हमारा डबल लाभ हो जाएगा। ऐसा निरंतरता के साथ हम लोग कोशिश करें। तो पहला पॉइंट मैंने बताया जी आँख का, दूसरा फेफड़े का, तीसरा ये इधर कान का, हथेली के बीच में किडनी का पॉइंट है, और इस रेखा के ऊपर ये हार्ट का पॉइंट है, इधर इसके थोड़ा ऊपर डायबिटीज का पॉइंट है, और ये इधर थायराइड का पॉइंट है। सारे पॉइंट हमारे इस हाथ में हैं, दोनों हाथों में एक से पॉइंट होते हैं, और ये सारे पूरे न दबा पाए तो 5-10 मिनट, जिनको तनाव रहता है, बीपी रहता है, तो रिंग फिंगर और मिडल फिंगर दोनों के टॉप दबाते हैं। ये मास्टर पॉइंट है दोनों, पूरी बॉडी मेंटेन। इनको दबा लें तो इनसे अब 50-60 के बाद नींद की समस्या हो जाती है लोगों को, तो इनको 15-15 मिनट अगर हम दबा लेते हैं ये दोनों पॉइंट, दोनों उंगलियों को, तो नींद मस्त आएगी आपको। कपालभाति के साथ ऐसे दबा के, ऐसे दबा के, और इसका टॉप दबा देते हैं जी। तो बढ़िया, पहले दिन से आज करेंगे, आज ही फायदा। योग का तत्काल लाभ होता है, जब करेंगे आपको जब भी फायदा हो जाता है। और रात में नींद खुल जाए तो ये रिंग फिंगर ऐसा दबा के ऐसा पड़ जाते हैं तो अच्छी नींद आ जाती, पता ही नहीं चलता कब नींद आ गई। ऐसी ये रिंग फिंगर को ऐसा दबाएंगे आप और पड़े रहेंगे, मस्त नींद आ जाती है। फिर हमको अपना छत नहीं देखना पड़ता, ठाट नहीं देखना पड़ता। ऐसा बहुत लोगों के ऊपर मैंने प्रयोग करवाया है और निरंतरता के साथ बताता रहता हूँ। मैं अभी शहडोल से वापसी लौट रहा था तो ट्रेन में भी मेरी क्लास लगी थी, तो किसी को कोई समस्या है तो उससे पूछ के और अपने मन से लगातार सेवा देता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि लोगों का इसमें भला हो। और जब सब लोग स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, तो हमारा स्वामी जी का मिशन स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत, जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो समृद्ध नहीं हो सकते। इसलिए हमको स्वस्थ रहना जरूरी है और स्वस्थ रहने के लिए योग करना जरूरी है। आज की आपाधापी में अगर हम योग नहीं कर पाते तो हमारा मानसिक संतुलन, शारीरिक संतुलन सारा गड़बड़ा जाता है, और हम फिर अपने स्वास्थ्य को सुधारने के लिए भाग दौड़, कोई इलाज करने बम्बई जा रहा, कोई नागपुर जा रहा, कोई भोपाल जा रहा, कोई दिल्ली जा रहा, लगातार इसी में परेशान। और जो बीमार होता है वो तो परेशान होता ही है, उसका पूरा परिवार, रिश्तेदार और सारा सब कुछ पूरा गड़बड़ा जाता है। इसलिए सभी से अनुरोध है कि सब काम छोड़ के सुबह जो हमारा ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है इसमें जरूर योग प्राणायाम के लिए समय निकालें और करें। कोई कोई लोग नाम भर कर देते हैं कि हम योग करते हैं, लेकिन वो करते नहीं। 5-10 मिनट करना योग नहीं है, वो तो सिर्फ नाम भर है कि हम योग करते हैं। और बहुत लोग आते हैं, मुझे कितने बार करते, बोले हम 2 साल से योग कर रहे, आपके योग से कुछ नहीं होता। तो उनसे पूछते हैं मुझे कैसा करते, क्या करते, तो बहुत लोग तो उल्टा करते हैं। कपालभाति को श्वास बाहर छोड़ना है, वो अंदर भरते रहते हैं, तो ऐसा ऊपर अंदर खींचते, तो अंदर उल्टा करोगे तो फायदा होने वाला नहीं है।
तो विधि भी ठीक होना चाहिए योग प्राणायाम की। तो जो कुशल हमारे योगाचार्य हैं उनसे सलाह लेके, उनको देख के, बहुत लोग टीवी में देख के अपने मन से उल्टा कर लेते हैं, तो उल्टा न करें, सीधा करें, तो हमारा सारा काम सीधा होगा। और उल्टा करेंगे तो फिर तो हो ही रहा, हम लोग डॉक्टरों के घर तो भरे ही रहे, और कृषि में पेस्टिसाइड दवाइयों का सारा सब कुछ कर ही रहे। तो ऐसा हम लोग संकल्प लें कि हम लोग खुद के खाने के लिए शुद्ध आहार पैदा करेंगे, और पैदा नहीं करते तो वो डिमांड करेंगे, और बाजार से लेके जहाँ उपलब्ध हो तो शुद्ध आहार ही लें। आज खाने पीने में मत हिसाब लगाता है कि गेहूं बाजार में 25 रुपए किलो है, और जैविक गेहूं अगर 50 मिल रहा तो उसका पैदा भी तो आधा हो रहा, उसको किसान को मिल तो नहीं रहा जितना उसको केमिकल वाले में मिलना है, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? उपभोक्ता का। वो अगर केमिकल वाला खाएगा तो डॉक्टर के पास जाएगा और परेशान होगा। तो हमको बिना केमिकल का भोजन करना है, डॉक्टरों से बचना है, और अगर हम बचते हैं तो हम अपने सारे काम अच्छे से कर पाते हैं। योग और आहार दोनों का मिलन है, और ये संयोग हम अगर बना लेते हैं, योग और आहार सुधार लेते हैं, तो हमारा सारा जीवन सुधर जाता है। और इसी आशा के साथ मेरा सभी को ओम वंदन, अभिनंदन, प्रणाम। जी धन्यवाद आदरणीय भगवान दास भैया जी। बहुत सुंदर आज आपने मार्गदर्शन दिया योग के बारे में, और हमें प्राणायाम कैसे करना चाहिए, और खेती के बारे में भी। तो मेरा एक प्रश्न था, जो हिप जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके लिए आप बताइए, ताकि सदन में किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो उसका भी समाधान हो जाएगा। हिप जॉइंट के लिए अपना पहले तो ये बटरफ्लाई कर लें, ये इससे अपने हिप जॉइंट अच्छे रहते हैं। जी भगवान दास भैया जी, बटरफ्लाई करते करते ही वो नहीं रहा है, वो उसको दर्द हो रहा है ऐसे। अच्छा जी। तो दर्द के लिए, ज्यादा दर्द है तो पीड़ानिल गोल्ड ले लें, उसमें थोड़ा पीड़ानिल ऑइंटमेंट लगाएं, और उसको जब ठीक हो जाए तो धीरे धीरे फिर प्रैक्टिस करें, सूक्ष्म व्यायाम से काम चला लें, सूक्ष्म व्यायाम करें, ऐसे बटरफ्लाई न करें, सूक्ष्म व्यायाम कर लें तो उससे राहत रहेगी। और दर्द है जब तक तो उसको अपन पीड़ानिल गोल्ड आर्थोग्रेड खाएं, तो उससे ठीक हो जाएगा दर्द, और ठीक हो जाएंगे हिप जी जॉइंट। फिजियोथेरेपी चल रही है, जी तो उससे भी लाभ जी होगा, है ना? जी जी धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। जी जी आगे आदरणीय मुन्नीलाल भाई साहब। जी ओम। आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय को प्रणाम। और मेरा निवेदन ये है, आप एक किसान हैं। किसान कभी जो है, किसान कहते किसान को योग करने की जरूरत नहीं है, और किसान के मन में इस प्रकार का विचार नहीं आता है। आप एक वैद्य भी हैं, आप एक योगी हैं, योग शिक्षक हैं, आप जब खेती के मार्गदर्शक भी हैं। आप में सारी विधाएं कैसे आई? आप एक किसान में इतनी विधाएं कैसे आ जाती हैं? और आपके मन में ऐसा कैसे आया? कहाँ से आपने योग सीखा? और ये अपने जैविक खेती, प्राकृतिक खेती भी कर रहे हैं आप, योग भी कर रहे हैं आप किस व्यक्तियों के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए आप उनको आयुर्वेद के उपचार भी बताते हैं। आप सारी विधाएं आप में कैसे आई? एक किसान इतना समर्थ कैसे हो गया? इतनी विधाओं से युक्त कैसे हो गया? जबकि ये गांव के, आप, मैं गया हूँ आपके यहाँ, एक गांव के आप एक किसान हैं और खुद खेती कर रहे हैं, आज भी खेती कर रहे हैं। कहीं आप पढ़े लिखे भी जाने होंगे शायद, परंतु आप में आप एक डॉक्टर को आप फेल किए हो।
ये भावनाएं कहाँ से आई और कैसे मैंने विचारा, कहाँ से सीखा आपने? हम लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी, तो आप ऐसा मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। जी आदरणीय ओम जी, ये प्रेरणा मैंने सारा कुछ स्वामी जी से सीखा है। जब नेशनल चैनल में स्वामी जी आते थे 30 मिनट के लिए, उस समय टीवी में देख के मैंने योग सीखने की कोशिश की और सीखा। और फिर बाद में आस्था चैनल शुरू हुआ, आस्था में आना शुरू हुआ, तो फिर और अच्छे से सीखा, ज़्यादा समय मिला उसमें और लोगों को बताना शुरू किया, तो मुझे भी फायदा हुआ। उससे पहले तो मैंने अपना फायदा देखा कि जो बैठने उठने में तकलीफ होने लगी थी घुटनों में, 45-50 में, 45 की उम्र से ही आदमी को थोड़ा बहुत घुटनों में कुछ ना कुछ होने लगता है। तो उसी समय से जो योग हमने किया, तो आज करीब 15 वर्ष होने जा रहे। तो मैं योग से टीवी के माध्यम से जुड़ गया और फिर 2009 में स्वामी जी के उधर जाकर साक्षात उनके सामने 9 दिन का प्रशिक्षण लिया। और भी मैं 10-12 लोगों को ले गया था, लेकिन कुछ साथी हमारे कहीं हिमाचल घूम रहे थे, कहीं कुल्लू मनाली घूम रहे थे, लेकिन मैं एक भी दिन, एक भी 2-2 3-3 क्लास लगती थी दिन में, पूरी अटेंड करता था और पूरा प्रशिक्षण लिया। और उसके साथ फिर हमारे आदरणीय उस समय स्वर्गीय राजीव दीक्षित हुआ करते थे, तो उनसे जैविक खेती का प्रशिक्षण मंच पे मिला करता था सबको। वो भी आते थे, बताते थे, और उनका प्रवास भी होता था, जबलपुर भी आए हमारे, तो लगातार उनको सुनता देखता था, तो उन्हीं से प्रेरणा मिली। और हमारे आचार्य जी जो रोज एक टिप्स बताते हैं, उन्हीं से हमने सीख के और ये सब शुरू कर दिया लोगों को बताना। तो ये विद्या ऐसी है कि जो कुछ पा जाओ, अगर उसको आप अपने पास संजो के रखोगे तो वो बढ़ने वाली नहीं है, अगर उसको फैला दोगे तो वो बढ़ती जाएगी। तो मेरे को जो मिलता है मैं सब बांटता रहता हूँ, और उससे मेरा नॉलेज बढ़ता रहता है। तो ऐसी कोशिश रहती है कि मैं सभी को जो कुछ मेरे पास है देता रहूं और सभी का लाभ हो और मेरी बुद्धि प्रखर होती रहे। मेरा उसमें कोई किसी के ऊपर ऐसा एहसान नहीं होता कि मैंने ये बताया और आपका ये हुआ। नहीं, मैं अपना सोचता हूँ कि मैंने बताया तो मेरा जी। मेमोरी और अच्छी हो गई, और इसी के साथ मैं सभी लोगों को बताता रहता हूँ। बहुत लोग किसी को बताओ तो उनके मन में भावना आती है कि कहाँ का आ गया ये वैद्य, कहाँ का ये। तो उसमें भी हमको खिन्नता नहीं होती, कोई नहीं भी सुनता तो भी हम बताते हैं, और हमें कोई ऐसी वो नहीं होती कि नहीं इसने नहीं सुना तो हमको गुस्सा आ जाए कि अरे साले सुनते नहीं है, ये नहीं होता। तो ऐसा कभी मन में नहीं आता। हमारा तो जो काम है हम वो निरंतरता के साथ करते रहते हैं। और इसी प्रकार जैविक खेती 2009 से ही हमने शुरू कर दी और आज भी कर रहे। पूरी तो नहीं कर रहे, करीब हमारे पास 20 एकड़ खेती है, तो उसमें 2.5 एकड़ तो 100% कर रहे, और बाकी में मिक्स करते हैं, पूरा टोटल जैविक नहीं कर पाते उसमें। और अब कोशिश करते हैं कि उसको अभी हम सारा जो अस्त व्यस्त थी पहले से अब लेवल वगैरह करके उसको कर रहे। और हमारे इधर की मुख्य खेती पहले सोयाबीन होता था, अब कैनाल है हमारे इधर, तो धान की खेती अच्छी होने लगी, तो सारा धान का बेल्ट बन गया हमारा। तो इसी प्रकार हमको प्रेरणा मिली और हमने परम पूज्य स्वामी जी और आचार्य जी और सभी विद्वज्जनों को सुना, और उसी से प्रेरणा लेकर आज आप लोगों के सामने ये बात रख रहा हूँ। इसी के साथ मेरा ओम। जी धन्यवाद।
आदरणीय सुहा जी, आपने जो कहा कि आस्था टीवी चैनल से, अभी आस्था टीवी चैनल पर परम पूज्य स्वामी जी आते हैं। हम आपके यहाँ जब गए तो देखते हैं कि बहन जी आप सपरिवार आस्था टीवी चैनल को सुबह से देखते हैं और योग करते हैं, और आपने गांव में योग क्लास भी लगाते हैं, जब खेती का भी आप जो है मार्गदर्शन देते हैं किसानों को। ये बहुत अच्छी बात है। सदन में हमारे भाई बहन उपस्थित हैं। आपके भगवान दास कुशवाहा जी के जीवन में कितना परिवर्तन आया, यह परम पूज्य स्वामी जी की प्रेरणा, परम सिद्ध आचार्य जी का सानिध्य, परम पूज्य स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी से प्रेरणा लेकर के आप यहाँ तक पहुँचे हैं। और मैं चाहूँगा सभी किसान भाई स्वस्थ रहेंगे तो किसानी कर पाएंगे, और विचारधारा, व्यवहार, वाणी और विचार धारा ये भी हमारी शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, कि हम जो अन्न पैदा कर रहे हैं वह अन्न दूषित ना हो, वह केमिकल युक्त ना हो, वह किसी हमारे नागरिक को, किसी भी भाई को जिसको हम वो देंगे उसको नुकसान ना हो। तो इसी को हम विधाता और अन्नदाता किसान कहते हैं। आइए, सदन में हमारे उमा शंकर प्रसाद जी ने हैंड रेज किया है, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं, क्योंकि जय जवान और जय किसान का जो नारा चलता है, आप भूतपूर्व सैनिक भी हैं, आपने वहां सेवाएं दी हैं और अब आप खेती किसानी कर रहे हैं। आइए आप अपना सवाल करें आदरणीय उमा शंकर जी। ओम सर जी, आज का योग अच्छा, बहुत अच्छा रहा। बहन जी ने इतना अच्छा योग कराया, हाँ, लाभ मिल रहा है। और चीफ गेस्ट सर हमारे दास जी कुछ दूसरा उसी सकते हैं अगर ओले के जन को निशा आवाज जी आ रही आपकी है मुझे। आवाज अच्छे से हाँ, नहीं आ आवाज रही। कट रही है। आप नेटवर्क में आ जाइए, नेटवर्क नहीं है का मान लीजिए। ऑपरेशन जी जी बताएं सर। जो है कि हाँ, आपका तो नेटवर्क गड़बड़ है, आवाज नहीं आ रही। उमा शंकर जी आपकी आवाज नहीं अभी आ मैं रही है, आप नेटवर्क में पहुंच जाएं। हाँ हाँ, जाइए चले। नेटवर्क में पहुंच जाएं हाँ आप। ठीक है। अच्छा अच्छा, नेटवर्क नहीं आ रहा है जी जी। तो जी, तो उनको ये जो घुटना तो दोनों बदली हो गया, मगर ये जो गठिया वाला जो प्रॉब्लम है, अभी शोल्डर में दर्द, हाथ में दर्द, ये उंगलियों में जॉइंट्स में दर्द, तो इस तरीके से अभी इतना एंटीबायोटिक चलने के बावजूद दिन से जगह सब बदल दें काम आप, हो जगह करके जगह बदल दें, थोड़ा सा आप जगह चेंज कर दें। अभी क्या खान पान में बदलाव किया जाए, ताकि ये जो ज्वाइंट पेन में और केहूनी में और कमर पर जो हो रहा है, उसके अंदर थोड़ा सा जी आदरणीय, मैं आपका समझ गया। आपको जो जॉइंट, हिप जॉइंटों में, घुटनों में दिक्कत हो रही, तो अभी जो दवा आप ले रहे, एलोपैथी ले रहे होंगे, ऐसा लगता है मुझे, तो वो तो ले अभी। नहीं सर, इनको हमने 10 दिन का और स्वामी जी के पास में प्रशिक्षण में 9 दिन के लिए भेजा था। वहां पर जाकर के इनको मतलब 8 दिन के लिए जो वहाँ जी जो जी दवा भी हुआ था 2 दिन, और इस तरीके से जो वहाँ पर 8 दिन के प्रशिक्षण वगैरह लेकर के वहीं से दवाई जो चल रहा था, वह फिर आने के बाद में जो दिनचर्या हुआ, जो वहाँ पर स्वामी जी हाँ आने के बाद छोड़ दी, और उस तरीके से अंग्रेजी दवा भी थोड़ा थोड़ा लेना पड़ा, क्योंकि उससे कंट्रोल नहीं हो पाया।
पिरानिल गोल्ड से लेकर के ऑर्थोग्रिड से लेकर के और जितना भी सवेरे वो दिए थे थोड़ा सा मतलब वो काढ़ा बना कर सवेरे खाली पेट पीने के लिए, इस प्रकार से जो प्रक्रिया जो है वो किया था। फिर बाद में तो घुटना रिप्लेस कराना पड़ गया, बिल्कुल बहुत ज़्यादा दिक्कत दर्द बढ़ गया। तो इस प्रकार से अभी फिर दोबारा घुटना बदली के बाद में भी अभी सब ज्वाइंटों में दर्द हो रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा कुछ है उनको तो बताइए। जी ओम। जी आदरणीय ओम, अभी आप स्वामी जी के इधर होके आए हैं और घुटना बदलवाना पड़ा। इसका सीधा मतलब है कि आपने उधर का सारा फॉलो नहीं किया जो बताया गया। आपने पहले तो प्राणायाम में समय नहीं दिया, जो योग है योग में समय नहीं दिया पूरा, नहीं तो ये दिक्कत होता ही नहीं। क्या है, हम योग में समय नहीं दे पाते। अगर हम संकल्प कर लें कि हम जब तक ठीक नहीं होंगे तो पूरे दिन एक ही काम, हमारा एक लक्ष्य बन जाए कि हम जब तक ठीक नहीं होंगे तो हम योग बंद नहीं करेंगे। दवा तो लेना ही है, लेकिन योग मेन है इसमें। अगर हम योग प्राणायाम करते हैं तो उससे हमारी सारी समस्याओं का समाधान हमारे हाथ में है, और वो हम अपने हाथ का काम नहीं कर पाते, इसलिए ये समस्याएं आती हैं कि हमको घुटना बदलवाना पड़ा। और ये सारी समस्याएं, किसी को हार्ट का ओपन हार्ट करवाना पड़ा, किसी को किडनी बदलवाना पड़ा। तो हम मेहनत से पीछे हट जाते हैं। हम एक बार संकल्प कर लें कि जब तक हम ठीक नहीं होंगे तो हम बिल्कुल, जब तक जागेंगे तो हम पूरा योग ही करते रहेंगे। जैसे खाली पेट हम कपालभाति करते रहें, अनुलोम विलोम भोजन के बाद निरंतरता चलता रहे, भोजन के 10 मिनट बाद शुरू कर दें और करें। और अभी भी आपको जो समस्या हो रही, अगर आप योग शुरू करते हैं प्राणायाम, अभी अगर ये सारा कुछ नहीं कर सकते तो कपालभाति, अनुलोम विलोम 5 मिनट 10 मिनट भस्त्रिका और 2 प्राणायाम कपालभाति अनुलोम विलोम निरंतरता के साथ आप करें तो देखेंगे आपका 15 दिन के अंदर आपकी दवाइयों का काम चौगुना हो जाएगा, आपका दर्द गायब हो जाएगा। और जो पीड़ानिल गोल्ड ले रहे हैं आप, उसको 2-2 गोली कर दें, आर्थोग्रिड भी 2-2 गोली कर दें और 3 टाइम ले लें। अगर गर्म पड़ती है पीड़ानिल तो 2 टाइम लें, ऐसा आप लेते हैं। और जो ऑइंटमेंट आता है हमारा पीड़ानिल, उसको लगाएं और लगा के उसमें लपेट लगाएं घुटने में, तो उससे दर्द निश्चित ठीक होगा। और आप बिल्कुल पक्का कर लें कि हम बगैर उसकी नहीं रहेंगे जब तक ठीक नहीं करेंगे। तो ऐसा मेरा मानना है और जरूर आपको सफलता मिलेगी। आदरणीय उमाशंकर जी, आपने सुना आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय ने जो सजेशन दिया है, यह बिल्कुल यथार्थ सत्य है। आप अपने आप पहले कहा हमने प्राणायाम पर विश्वास किया है, प्राणायाम पे कम। अगर प्राणायाम आप करेंगे और पर्याप्त करेंगे तो निश्चित है कि, और एक नहीं, आपके घुटने का नहीं, सारी छोटी से लेकर एड़ी की और भी जिस प्रकार की बीमारियां जिनको अपन को मालूम नहीं है, वो ठीक होंगी। आप शुरू कर दें और आप शायद आपका जवाब उत्तर मिल गया है आपकी समस्या का। जी जी, उत्तर मिल गया है। मेरा दिक्कत नहीं था, मेरा मिसेज का, भगतमती का, उनका औरत का दिक्कत है, वो लोग नहीं मान पा रही है ना। हम तो स्वामी जी के अगर भक्त है, मैं चेला हो गए, तो हम तो बोल रहे हैं ना, मौत के मुंह से भी हमने 2-2 बार निकाल करके आ गए हैं। बाकी वो लोग लेडीज लोग है, वो मान नहीं रही, बैठ के करने कराने से भी। बाकी वो आपने बोला तो जबरदस्ती अभी हमको प्रेरणा देंगे, करेंगे, कराएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम जा सर का सुना था, हम आपका भी जान उद्बोधन हमने सुना। जी हम जानते हैं आदरणीय उमाशंकर जी, क्या है, अपने घर में अपने घर के सदस्य नहीं मानते हैं अपनी बात, बाकी बाहर के मानते हैं तो उनको लाभ होता है, घर वाले नहीं मानते तो उनको लाभ नहीं होता है। यह बात बिल्कुल अटूट सत्य है, सदन में कहने में कोई संकोच नहीं है कि घर में अगर हमारा कोई योग शिक्षक है, योगी है, तो उसकी बात अगर वो परिवार मानता है, अगर सपरिवार मानता है तो पूरा परिवार सुखी रहता है। और अगर वो नहीं मानता है तो वो दुखी होते हैं, अपना परिवार दुखी रहता है, और अन्य लोग जो मानते हैं वो सुखी होते हैं। जो करेगा उसको ही लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आज जैसे हमने आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी के यहाँ देखा कि उनकी धर्मपत्नी सुबह 4 बजे से टीवी के सामने बैठ जाती हैं,
मैंने देखा सुबह उठकर 4 बजे और योग करती, प्राणायाम करती हैं, पूरा कम से कम 2-2 घंटे योग करती हैं, प्राणायाम करती हैं। आप खुद करते हैं, खेत पे जाते हैं, मेड़ पे जाते हैं तो अनुलोम विलोम करते रहते हैं। इन्हीं से सीखा हमने कि गाड़ी चलते में या कहीं भी स्टेशन पे। आज परम पूज्य स्वामी जी ये कहते हैं कि चाहे ट्रेन में हो चाहे प्लेन में हो, प्राणायाम ना छोड़ें, सूक्ष्म व्यायाम का ये ना छोड़ें। तो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम जीवन में बहुत जरूरी है, जो हमें कभी भी हम कर सकते हैं, वो करते रहना चाहिए। और अगर आपने अपने उनको धर्म पत्नी को अगर ये कह दिया कि आप 1 घंटे आधा घंटा कम से कम प्राणायाम अनुलोम विलोम करिए और करके देखिए, अगर 7 दिन में आपका परिवर्तन नहीं दिख जाए तो कहना आप, ये प्रमाण है। और भी सदन में अगर किसी की कोई समस्या है तो समाधान के लिए आदरणीय भगवान दास जी से प्रश्न कर सकते हैं। जी बहन जी, रंजना जी। जी धन्यवाद भाई भैया जी। और आपने सही कहा है, और भगवान दास भैया जी ने भी कहा है कि घर में पूरे फैमिली ने करना चाहिए योग प्राणायाम, तो सुखी समृद्ध हो जाएगा। मगर हमने भी भगवान दास भैया जी को जैसे हमारे फैमिली डॉक्टर है, ऐसे ही हम जब कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो भगवान दास भैया जी को तुरंत फोन लगाते हैं। ये मैंने भी खुद आजमाया है। जब हमारे घर में इनको हार्ट में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो बहुत दर्द हो रहा था, तो ये बोल रहे थे हम एलोपैथिक डॉक्टर के पास चले जाएंगे और फिर वही दवा लेंगे। तो हमने देखा था कि वहां पर कुछ नहीं, ईसीजी वगैरह करते हैं और फिर दवाइयाँ दे देते हैं। तो मैंने इनको कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें नहीं जाना है, हम अभी तुरंत ही भगवान दास भैया जी को फोन लगाएंगे। और फिर तब भी मैंने फोन लगाया और पतंजलि केंद्र में गए। फिर वहां से जो भी हम भगवान दास भैया जी ने हमें जो बताए औषधि, वो हम पूरे पूरे के पूरे वो लाए और तुरंत उनको देना शुरू कर दिया। और उसी के साथ प्राणायाम भी करना शुरू, प्राणायाम तो वैसे ही करते ही थे, फिर भी वो और करना शुरू कर दिया। तो बिल्कुल एक ही बार में पूरा दर्द हो चला गया, पूरा कम हो गया। अभी भी 1 साल हो गया, अभी कुछ भी नहीं है, ना हार्ट में प्रॉब्लम है, ना कभी दर्द हो रहा है। तो ये है अ, हमारे आदरणीय भगवान दास भैया जी ने बताया हुए। तो हम ऐसे ही हमें करना चाहिए, योग करना चाहिए, और जो जो औषधि हम पतंजलि से लेते हैं उसका आ, उसको आजमाना चाहिए, और वो बिल्कुल रिजल्ट देता है। और एक बार हमने ये भी किया कि बच्चे का पेट दर्द हो रहा था, तो मैंने तुरंत उनको फोन किया। उन्होंने मतलब गोलियां कुछ भी नहीं ली थी, सिर्फ उन्होंने कुछ आसन बताए थे, कुछ करने के लिए कहा था, तो उसको बच्चे को करा दिया, तो बिल्कुल राहत मिल गई और वो स्कूल में जा चली भी गई थी। तो ये भगवान दास भैया जी हमारे योगहर के फैमिली डॉक्टर हो गए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भगवान दास भैया जी। हम आपको मानते हैं कि आप बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन देते हैं, और ये पतंजलि मॉल के बारे में और फिर औषधि के बारे में अच्छी जानकारी देते हैं। तो मैंने ये सवाल जो है हिप जॉइंट का, ये आदरणीय पवन कुमार सर का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था, इसलिए मैंने पूछा था। जी धन्यवाद। जी आदरणीय मेनपाल जी, आपका स्वागत है। ओम सदन को प्रणाम। के हमारे भगवान जी ने बहुत ही अच्छी चर्चा की है योग के बारे में और आयुर्वेद के बारे में। तो शरीर स्वस्थ रखने के लिए हमें हर चीज की जो ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे हमारा भोजन है, योग है, और हम क्या उपजा रहे हैं, तो इस चीज का सभी का महत्व है हमारे शरीर पे। तो ये बात आई जैसे कई क्या है, कल की बात है जो हमारी कंपनी है, तो वो शाम को जी स्त्रियां भोजन के बीच में मैं कहना इनको आप पहले बाद में जल मत दिया करो, भोजन के बीच में दो। जो हमारी अग्नि है जो भोजन को पचाती है, पड़े वो तिरुपति से चले तो भोजन अच्छी तरह से पचे। तो उन्होंने क्या किया, भोजन के तुरंत बाद उन्होंने वो फ्रीज का पानी दिया,
तो उस टाइम में मौका बता उन्होंने, मैं उनको समझाया और धमकाया भी। माँ आप खुद एक, वे एक एलोपैथी डॉक्टर है, डॉक्टर होते हुए भी उन्होंने ये काम किया। माँ आप तो खुद समझदार हो, फिर भी आप ये करें तो दूसरों को आप क्या गाइड करोगे। तो वो सदन में कहते हुए, देखो ऐसी बात जरूर कहनी चाहिए, ऐसी बात का संकोच कभी भी मत करना चाहिए जो लंबा ये संदेश जाए। और भोजन के अगर किसी को जल लेना तो बीच में आप जल ले सकते हो, भोजन के बाद कभी जल नहीं लेना चाहिए। और शाम का भोजन तो बिल्कुल ही नॉर्मल होना चाहिए। क्यों, शाम का भोजन क्या है, कई व्यक्ति खाना भोजन करया और आराम से अपने बिस्तर पर लेट गए, वो कभी पचता नहीं, वो सड़ता है भोजन। तो मैं यही कहना चाहूंगा, दिन में भोजन भरपेट कीजिए, लेकिन शाम को बिल्कुल हल्का खाना भोजन करिए, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। जो भी किसान है जहर मुक्त पाएगा, करेगा और भोजन का नियमित टाइम टेबल बनाएगा, तो वो स्वस्थ कभी हॉस्पिटल में नहीं जाएगा। मैं ज्यादा समय लेता हुआ सदन को धन्यवाद करता हूँ। जी धन्यवाद आदरणीय महिपाल जी, महत्वपूर्ण बात आपने कही है, आपने मार्गदर्शन दिया है कि भोजन के बाद हमें जल नहीं लेना चाहिए। और जो आपने डॉक्टर को रोका, हमको भी ऐसा अगर कहीं दिखता है, फ्रिज का पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए। और हमेशा ये फ्रिज का पानी तो कभी पीना भी नहीं चाहिए। पानी साद नॉर्मल हो, और ठंडा पानी हमेशा नुकसान करता है। भोजन के बाद बिल्कुल पानी नहीं पीना चाहिए, यह बात सही है। शाम को भोजन भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन व्यक्ति बहुत ठूस-ठूस के खाते हैं और रात को 12, 1-1, 2-2 बजे खाते हैं। यह भी डॉक्टरों का और एलोपैथी वालों का तो ये है ही कि आदमी बीमार हो, जितना आदमी बीमार होगा उतनी उनका व्यापार बढ़ेगा। उनकी मंशा ही ऐसी होती है। इसलिए हमारा निवेदन है, चूँकि परम पूज्य स्वामी जी और परम सिद्ध आचार्य जी, पतंजलि योगपीठ परिवार, हम सब जो है लगे हुए हैं योग शिक्षक साधक, इस देश को स्वस्थ और समृद्ध बनाने के लिए। इधर एलोपैथी वाले लगे हैं देश को बीमार करने के लिए। दोनों का कंपटीशन चल रहा है, लेकिन सत्य हमेशा जो है जन कल्याण के भाव की विजय होगी। और ये युगहर कार्यक्रम के मार्गदर्शक आदरणीय पवन कुमार जी सदन में उपस्थित हैं। मैं उनका चाहूँगा कि हम सबको मार्गदर्शन स्वरूप आशीर्वाद देने का कष्ट करें। आदरणीय पवन जी। जी सभी को नमस्कार, ओम। और बहुत सुंदर आज की कक्षा, आज के मुख्य अतिथि का अभिनंदन। भगवान दास जी हमें कुछ समय पहले तक रोज टिप्स देते थे, लेकिन अब वो टिप्स देने का सिलसिला बीच में छूट गया था। आज उन्होंने जो भी प्रश्न थे वो टिप्स अपने दे दिए हैं आज भी। और मुझे लगता है कि ऐसे ही हमारे अनुभव आधारित जो चीजें होती हैं उससे हम बहुत कुछ सीख लेते हैं। कई बार यह भी देखने को मिला है, जैसे कि ये प्रश्न रंजना जी ने उठाया था पेन वाला, तो कई बार ऐसा होता है जो आपने कल देखा, जो मैंने अनुभव किया, कि हमें योग भी जो करना है वो बिल्कुल ध्यानपूर्वक करने की जरूरत है। और अपनी, कई बार हमारे योग शिक्षकों ने बताया है कि अपनी जो क्षमता है, या किसी को बहुत तेजी से कोई चीज नहीं करनी है। अगर तेजी से कोई चीज करते हैं, क्षमता से ज्यादा करते हैं, तो इंजरी होने का खतरा रहता है। तो ऐसा भी हो जाता है कई बार कि हमने बहुत तेजी से हमारे शिक्षक जब योग कराते हैं और हम हमारी क्षमता से बाहर हो जाता है, तो कई बार ऐसी इंजरी भी देखने को मिलती है। जब हम व्यायाम करते हैं, विशेष रूप से स्ट्रेचिंग वाले व्यायाम करते हैं, तो उस वजह से भी कई बार उसका परिणाम होता है। तो हमें योग को भी किसी भी चीज को सही मात्रा में और सही रूप में करने की जरूरत है। अपनी क्षमता से बाहर बिल्कुल कुछ नहीं करना है, और इसको धीरे धीरे करना है, प्रेम पूर्वक करना है। तो इस तरह से हम अपने को अच्छी तरह से कर लेंगे। हाँ, उसकी अगर हम गति अगर नहीं दे पा रहे हैं, तो कम से कम उसकी जो अवधि है उसको हम बढ़ा सकते हैं। कि हम जो काम अभी 1 मिनट में कर रहे थे, उसको हम 1.25 मिनट में कर लेंगे उसी चीज को, तो हमें फिर उसका नुकसान नहीं होता है। तो ये आज की हमारी बहुत सुंदर योग की कक्षा भी बहुत सुंदर रही। योग की कक्षा के बीच में जो गाने
गाए गए गीत संगीत हुआ वो भी बहुत शानदार था। बहुत ही बढ़िया तरीके से आज हमारा आज का सत्र चल रहा है और अनुभवों का आदान प्रदान चल रहा है। ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा, यही सिलसिला सीखते रहेंगे। और विशेष रूप से अभी कक्षा के समाप्त होने के ऊपर जो हंसी के ऊपर जो एक उन्होंने शरद वर्मा जी के पिताजी ने बताया, तो कितना बढ़िया तरीके से मतलब हम सुखी होकर के अपने सारे जो दुख दर्द और बाकी परेशानियों को ढूंढ करके स्वच्छंद रूप से जब हम हंसते हैं और बिना किसी विचार के हंसते हैं, तो बहुत उसका अपना आनंद है। बहुत बढ़िया उसका भी एक अनुभव आज मिला। आज हमारे बीच में कई मैं देख रहा था कुछ नए साथी भी जुड़े थे, तो उनको भी अगर उपस्थित हैं तो उनकी भी बात सुनी जाए और उनसे भी बुलाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि समय आज भी हमारा पूर्ण हो गया है, लगभग काफी ज्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी हम सबकी बात सुने, यही इस मंच के माध्यम से हम सब लोग करते हैं। आप सभी को नमस्कार, ओम, धन्यवाद, प्रणाम। जी धन्यवाद। सभी को प्रणाम। मैं आदरणीय रश्मि जी को ही बुलाना चाहता था और आपने जी स्वागत है आपका। हाँ, मुझे ऐसा लगा जी। आप अपना विचार रखें सदन में, आपको कैसा लगा और आपने क्या महसूस किया, और कोई सुझाव हो तो देने का कष्ट करें। बहुत अच्छा लगा। योग वर्ग तो मैं रोज लेती हूँ यहाँ पर, तो उसमें कुछ विशेष नहीं, लेकिन आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे आज। वैसे तो मैंने टाइप को कहा था कि मैं 7 बजे तक ही जुड़ सकती हूँ, लेकिन मेरा काम भी शुरू है और कंटिन्यू मैं जुड़ी हुई हूँ ऑनलाइन। और जो बातें आपकी सुनने को मिली नई नई, और कुछ इंटीग्रेट जो कपालभाति के लिए वो उनका उपचार वगैरह बताया गया प्रत्येक श्वास के साथ, तो बहुत अच्छा लगा। कुछ कुछ जो नई बातें हैं, कभी कभी हम पढ़ते नहीं, देखते नहीं समय की कमी के कारण, लेकिन आज जो आपसे जुड़कर मुझे आनंद हुआ और जो सीखने को मिला, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। विशेष जो गुरुवर्य भगवान दादाजी है, उनके विचार मुझे बहुत अच्छे लगे, और आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद। ओम जी। आपने परिचय नहीं दिया बहन जी? जी, परिचय देने का कष्ट करें। रश्मि जी आप दीजिए। ताई, सॉरी मला ऐकू नाही आलं। ताई, आपलं नाव पूर्ण पत्ता सांगा असं म्हणतात। अच्छा अच्छा, रश्मि सुनील पेटकर, महावीर चौक, नेर, डिस्ट्रिक्ट यवतमाळ। हाँ, ये नेर यवतमाल जिला महाराष्ट्र से है, और बहुत वो वकील भी है, एडवोकेट है हमारी रश्मि जी, और वो उनका कार्य कर रही है, फिर भी योग के साथ भी जुड़ी हुई है जी। बहुत स्वागत है, धन्यवाद वकील साहब का बहुत बहुत स्वागत है। प्रभारी महोदय जी, स्वागत है। और इसी प्रकार से जी प्रभारी महोदय जी, बहन रागनी कुमारी जुड़ी है अपने बिहार से, उनका आमंत्रित कीजिए। उनको कर रहे हैं, उन्हीं को कर रहे हैं आप। अच्छा, जिसका सोचते हैं उसी का नाम आ जाता है। मैं रागनी को वही बुलाने वाला था, और इसके पहले रश्मि जी को बुलाने वाला था, तो रश्मि जी ने निकल लिया। जी बहन जी, रागनी जी आपका स्वागत है। आप अपने विचार रखें, योगाहार कार्यक्रम सदन में कैसा लगता है, क्या अनुभव किया आपने, और कोई सुझाव हो तो देने का कष्ट करें। आदरणीय रागनी बहन जी, जी चलिए जब जुड़ जाएंगी। और आदरणीय हमारे मिथिलेश बहन जी। जी ओम, जी रागनी जी, राधे राधे, सभी जी, को ओम। प्रणाम, नमस्ते। नमस्ते। कैसा महसूस जी करती हैं बोलो। आप योगाहार कार्यक्रम में? जी बहुत बढ़िया भाई जी। आप अपना परिचय देने का कष्ट करें, सदन से परिचित हो, सदन आपसे परिचित हो। कहाँ से हैं आप? जी, मैं रागिनी कुमारी मिश्रा, बिहार से, और मैं नियर अबाउट कम से कम 7 से 8 साल मैंने योग प्रचारक का सेवा दी हूँ पूर्वी चंपारण मोतिहारी में। चलिए, बहुत सुंदर। इसी कार्यक्रम में जुड़े रहिएगा और अपना अनुभव भी शेयर करते रहिएगा, और हम सबको योग कराइएगा, और उसके बारे में भी आप अपना अनुभव बताते रहें। जी भाई। हमारी जी धन्यवाद आपका। सिस्टर बहन रागनी कुमारी बहन, आपका जो कामकाज के बारे में बताइए थोड़ा सा, आपका अनुभव। जी, नीरे बट कम से कम 7-8 साल से ऊपर हो गए। मैंने 2000 लॉकडाउन में जब से स्वामी जी ने
रुचि सोया में हम लोग को इनवाइट कर दिए, इसके बाद से हमने छोड़ दिया। योग प्रचारक का जो काम था वो छुड़ा करके जी जी रुचि सोया में डब करने लगे, तो हमने छोड़ दिया। जी जी। जी, हाँ, वो उसका थोड़ा सा वो अच्छा नहीं प्रचारक लगा का मुझे। वो प्रकल्प चलिए बहुत अच्छा। ये व्यवस्था है वहाँ की। आदरणीय मिथिलेश सिंह जी, बहन जी आवाज पहुंच जी रही है आप तक? आपने हैंड रेज किया जी है? जी 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 जी। जी जी स्वागत है। पहुंच रही है। ओम ओम सभी को। मैं आज भाई भगवान दास जी को सुन रही थी, तो उसमें मुझे उन्होंने, जैसे मैं सुन रही थी तो ये पता लगा कि वो पतंजलि गए और गाय के संबंधित जो उन्होंने ट्रेनिंग ली, तो मैं वो जानकारी चाहती हूँ कि वो उन्होंने कहाँ ली, और मैं भी चाहूंगी ये वाली लेना। कल का अनुभव मेरा ये रहा कि कल मैं कृषि अनुसंधान परिसर में गई और वहाँ जो धरती का डॉक्टर का किट है उसकी ट्रेनिंग ली। पवन सर भी वहाँ थे और बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दी। इतने समर्पित भाव से वहाँ ट्रेनिंग देने वाले हैं, बहुत सहयोगात्मक रवैया था और बहुत अच्छे माहौल में पूरी ट्रेनिंग हुई। दिन भर मैं वहीं रही, सुबह 8 बजे चली गई और पौने 6 बजे तक अनुसंधान परिसर में ही रही, और वहाँ सब कुछ मैंने और भी पूरा घूम के देखा। तो इतने अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है निशुल्क, बहुत ही अच्छा लगा। सीखने के लिए इतना कुछ है, और सीख करके आगे सिखाने का, यदि ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। योग कक्षा मैं लगाती हूँ और योग कक्षा में भी मेरा यही अनुभव है कि पहले तो मैं खुद ठीक हुई, जैसे कि कोई भी समस्या यदि हमारी है तो हम पूरे धैर्य के साथ और संयम के साथ जब प्राणायाम करते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्याएं ठीक होती हैं। मैं खुद कैंसर की मरीज रही, और मैं एक एक घंटा बिल्कुल भजन लगा करके अपना प्राणायाम करती हूँ, और इतना आनंद आने लगता है उसे करते करते कि स्वतः ही अंदर से आपका पूरा सिस्टम ठीक होने लगता है। और सीखने के लिए ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ सीखने के लिए इतना है कि अब लगने लगा कि उम्र छोटी पड़ जाएगी। और योग कक्षा में भी जितनी बहनें आती हैं, जुड़ी हुई हैं, जिनको जो जो समस्याएं हैं मैं कराती हूँ। सुबह मेरी कक्षा लगती है, मैं 7 बजे जुड़ पाती हूँ इस प्रोग्राम से, तो सबकी समस्याएं ठीक हो रही हैं। जो करता है उसको आराम आता ही आता है, लेकिन निरंतरता से करने का है सारा, कि हम निरंतरता के साथ करें। बस मैं इतना ही बोलना चाह रही थी कि वो मुझे भाई भगवान दास जी से वो जरूर बताएं कि उन्होंने वो गाय का पूरा प्रशिक्षण कहाँ से लिया, उसका कांटेक्ट नंबर। तो मेरी भी यही इच्छा है कि मैं गाय पे जितना भी सीख सकूं वो सब सीखूं और उसको आगे फिर सिखाऊं अपने बहन में। जी ओम, धन्यवाद। आप तो अभी पतंजलि में ही हैं और आदरणीय जी हमारे मैं घर आ गई, शाम ना घर ही आ गई अपने। से घर आ गई। और जी मेरा मेरा यहाँ से ना पास में ही पड़ता है, मेरे को जाना, मैं मुजफ्फरनगर में हूँ, मैं मुजफ्फरनगर रहती हूँ। तो जी जी यदि मेरे को कुछ सीखना है तो मेरा आना जाना इतना हेक्टिक नहीं है, मैं जा सकती हूँ फिर चली जाऊंगी। कल मुझे लगा कि मुझे वापस घर चले जाना चाहिए तो मैं घर आ गई। कुछ सीखने जाना है तो मैं जा सकती हूँ। जी जी। गाय के ऊपर ज्यादा तो नहीं सीखा, लेकिन गौशाला कई बार गया मैं, और उधर जो अ, अपना गोबर गौमूत्र से जो तैयार हो रहे सारे उत्पाद, उनको कई बार देखा हूं मैंने जाके। थोड़ा पतंजलि से 2-3 किलोमीटर आगे गौशाला है। वो तो देखी है जी मैंने। हाँ, तो वहीं फसल भी देखी, वहीं हम लोगों ने कृषि का प्रशिक्षण लिया जी 2000 में जाके। जी। हाँ, तो वही लिया था हम लोगों ने, तो पतंजलि में ही। जैसे मैंने कल धरती का डॉक्टर की एक बताया, हाँ जी मैंने सदन में ही वो रखा था अपना प्रश्न, और सदन से ही मुझे उसका उत्तर मिला और वो मेरा हो भी गया, देखो पूरा भी हो गया। तो यदि कोई ऐसा पॉइंट है कि जहाँ वो सिखा सकते हैं हमें, तो मैं वो जानना चाहूंगी प्रॉपर।
अब सिखाना तो वहीं पतंजलि में ही है, और उसके जो ट्रेनर हैं अलग अलग, तो ट्रेनर का जानकारी करना पड़ेगा आपके इधर कौन है जैविक ट्रेनर। अलग अलग ट्रेनर आए थे, हम लोगों ने भी हमारे इधर मध्य प्रदेश में 4-5 जगह प्रशिक्षण कराया और के बारे में बताया, और वितरण भी हुआ। और अभी वर्तमान में एक किट का नया ऑप्शन देख के आया, अभी पिछले 15 दिन पहले पतंजलि आया था, तो उधर आदरणीय पवन सर जी ने हमको दिखाई थी, वो एक अलग से किट आ गई है, उस किट के साथ जो सारा रिजल्ट दे देती है, तो वो बहुत अच्छा तरीका है। और उसकी कास्ट लगभग 2000 रुपये और उसमें ऐड हो जाती है किट के साथ, तो उससे हमारा मिट्टी परीक्षण सरल हो जाता है। और मैंने जो भी सीखा है पतंजलि से सीखा है। ओम। धन्यवाद। और आदरणीय मिथिलेश बहन जी, आपकी गाय का प्रशिक्षण आपको बता दिया जाएगा। जैसे हाँ हमारा जी, जहाँ भी ऐसे प्रशिक्षण सेंटर है इसमें मेरा उनके बारे डेली में बताया प्रयास है जाएगा। कि आदरणीय A to Z जी जो भी ट्रेनिंग है मैं वो सब लेना चाह रही हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारे मेहरा जी लेके आए हैं ट्रेनिंग, और वो बताएंगे। आज समय खत्म, मतलब आज समय हो गया है, कल इस पर चर्चा कर लेंगे। तो आपको पूरा सब कुछ बता दिया जाएगा, और आप निश्चित है बहुत अच्छी जगह आप उसमें बढ़ रही हैं। आप मिट्टी परीक्षण किट ले आई, उसके मिट्टी परीक्षण करने की विधि भी आपने सीखी। कृषि अनुसंधान परिसर का माहौल आपने जो देखा, वहाँ कैसा लगता है? अन्य विभागों में आज तक आपने अपना अनुभव, जीवन भर अपना अनुभव किया होगा, लेकिन जब आदरणीय पवन कुमार जी के नेतृत्व में जो संचालित है कृषि अनुसंधान परिसर पतंजलि पीठ के, वहाँ का माहौल देखिए आप, कैसा लगा? जी, बहुत बिल्कुल वहाँ इतना आत्मीयता झलकती सहयोगात्मक रवैया रहा। हाँ जी, हाँ, वहाँ आत्मीयता झलकती है। और आत्मीयता जहाँ जो झलकती है। और हाँ, मैंने जीवन में आज तक जितना कुछ सीखा है, इतना अच्छा माहौल कहीं नहीं होता जितना मैंने कल वहाँ अनुभव किया। जी, इसका ये बहुत ही प्रभाव है कि हम जो है, सहयोगात्मक। जी जी बहन जी, ये इसका ये हमने ये जाना कि जो योग करेगा और अच्छे साथियों की संगति करेगा, और जी जिसका नेतृत्व करता मार्गदर्शक, अगर लीडर जी अगर जो है सात्विक विचारधारा का व्यक्ति है, तो उसके अंदर जो उसके अधीनस्थ जो कर्मचारी और अधिकारी और जो भी होते हैं, जो उनके वो उनके में भी वही विचार आते हैं। क्योंकि हमारा जो है मुखिया की विचारधारा, जैसे आदरणीय पवन कुमार जी की जो विचारधारा है, उनकी सोच है, एक एक छोटे से छोटे किसान की कोई छोटी सी छोटी समस्या है तो उसका समाधान करने का वो प्रयास करते हैं। और ये जो बड़ी योगाहार तत्परता कार्यक्रम के साथ, बड़ी है। तत्परता के साथ वो जो हमारी जिज्ञासा होती है, बड़ी तत्परता के हाँ साथ हमें उसका जवाब हाँ देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ। वो और कुछ भी उनमें पेंडिंग ऐसा में नहीं डालते। जी, ऐसा नहीं लगता है कि आप परम सिद्ध आचार्य जी का पूरा भारत का कृषि के क्षेत्र में पूरा काम देख रहे हैं, ऐसा अपन को आभास नहीं हो पाता उनके साथ रहने में। ऐसा लगता है बिल्कुल साधारण है। आइए, हाँ बिल्कुल बैठिए। और हाँ जी इतना अच्छा व्यवहार मैंने देखा है जाकर के जी आदरणीय जी भगवान दास जी ने। मैं तो चाहूंगा कि सदन के सभी भाई बहन जब भी हरिद्वार जाए तो कृषि अनुसंधान परिसर में जरूर जाए, वहाँ पर जरूर मिले सभी से, तो उससे